लिखवाना है गलत है कल क्लास में? आज का अपना टॉपिक है कौन सा है? आज का अपना टॉपिक है बर्न। बर्न बर्न बीमारी को किस पॉइंट में पढ़ा जाता है बताएंगे थोड़ा सा? किस मतलब सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है? एमएसएन में पढ़ा जाता है किस टॉपिक में? इंटेगुमेंट्री सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम डिसऑर्डर में अपन बर्न को क्लियर कर रहे हैं आज। सबसे पहली बात अपन यहां पर देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। मैंने आपको बताया एक चीज, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न। मैंने आपको बताया इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर आप जितनी भी बीमारियां पढ़ेंगे उसके अंदर सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, डेफिनेशन। स्कैबीज क्या है, एस्जेमा क्या है, पेपिला क्या है, वेसिकल का क्या है, ये सब चीजें आपको सिंपल तरीके से देखनी है और समझनी है। तो बर्न कंडीशन के अंदर सिर्फ आपको बर्न के अंदर ही पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी है, बाकी किसी भी इंटेगुमेंट्री सिस्टम की कोई भी बीमारी के अंदर पैथोफिजियोलॉजी आपको नहीं पढ़नी है। यहाँ समझ में आ रही बात? ये मत सोचना कल को कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे कि बीमारी का नाम पैम्फिगस वल्गैरिस, जैसे कि मैं आपको बीमारी का नाम बताऊंगा स्कैबिस, और बीमारी का नाम बताऊंगा सोरियासिस। तो ये कई बीमारियां होंगी जिसके अंदर आपको सिर्फ नाम नाम याद करने हैं, उसके अंदर पैथोफिजियोलॉजी नहीं चलेगी। बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी किस में चलेगी? बर्न के अंदर। ठीक है, बर्न की पैथोफिजियोलॉजी को समझने से पहले अपन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखना पड़ेगा सेल का। किसका इंट्रोडक्शन रखेंगे अपन? सेल का। सेल क्या होती है? अगर अपन इसको सेल माने तो सेल के बाहर बेसिकली कौन सा आयन पाया जाता है? मेजर कैटायन कौन सा पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। सेल के बाहर क्या पाया जाएगा? सोडियम पाया जाएगा, कोई डाउट नहीं रखना है। और सेल के अंदर क्या पाया जाएगा? ये भी कैटायन है। अंदर क्या पाया जाएगा? पोटेशियम। सेल के बाहर के एरिया को बोलते हैं अपन, सेल के बाहर के बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर। क्या बोलते हैं अपन इसे? एक्स्ट्रा सेलुलर। और सेल के अंदर को क्या बोलते हैं अपन? इंट्रा सेल्यूलर। ये बात क्लियर है आप लोगों को? एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रा सेलुलर। सेल के बाहर क्या पाया जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। और सेल के अंदर क्या पाया जाता है? इंट्रा सेलुलर। ठीक है, अब ये नॉर्मल कंडीशन है। जैसे ही किसी पेशेंट को होता है बर्न, क्या होगा? बर्न। जब किसी पेशेंट को क्या हुआ? बर्न हुआ, तो बर्न साइट के ऊपर, कहां पे? बर्न साइट जहां पर भी जला है, बर्न साइट के ऊपर कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे? तो बर्न साइट पे, बर्न की कंडीशन में बर्न साइट पर कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होंगे। कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होंगे। यहां पर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सर्टेन। कुछ का मतलब क्या है? सर्टेन। जस्ट फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। एग्जांपल के तौर पे सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, पीजी फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन। जैसे ही किसी पेशेंट को बर्न हुआ तो बर्न साइट के ऊपर क्या होगा? सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होंगे। समझ रहे हैं? ये क्या करेंगे? ये सोडियम और
और पोटेशियम के साइकिल को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिस्टर्ब्ड कर देंगे। सोडियम और पोटेशियम का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या होता है नॉर्मल सोडियम पोटेशियम का साइकिल, तो आपको पता है सोडियम कहाँ होता है, एक्स्ट्रा सेलुलरली, और पोटेशियम कहाँ होता है, इंट्रा सेलुलरली। यहाँ बात सब आपको क्लियर है। एक और बात आपको पता होनी चाहिए, वो बात यह है कि सोडियम लव्स H2O। सोडियम लव्स H2O, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जहां जहां सोडियम वहां वहां H2। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मैं आपको बेसिक कंटेंटों में पढ़ा चुका हूं, आपको याद रखना है सोडियम लव्स H2। जहां पर भी सोडियम होगा वहां पर क्या होगा, जल होगा या फ्लूइड होगा या फिर H2 होगा। ये बात समझ में आई आपको। अब मैंने बोला जैसे ही पेशेंट को बर्न हुआ, क्या हुआ, बर्न हुआ, तो बर्न होने के कारण से क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साइकिल क्या होता है, डिस्टर्ब्ड होता है। डिस्टर्ब्ड कैसे होगा देख लेते हैं। ये आपके पास में क्या है, सेल, सेल के बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, उसमें मेजर कैटायन कौन सा है, सोडियम। ये कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, इंट्रा सेलुलरली पहुंच गया। और बाहर क्या है, बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, वहां पर क्या पहुंच गया, पोटेशियम पहुंच गया। ये बात आपको क्लियर समझ में आई कि नहीं आई। और ये जो डायग्राम है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है सोडियम और पोटेशियम डिस्टर्ब्ड साइकिल। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सोडियम पोटेशियम डिस्टर्ब्ड साइकिल को इंडिकेट कर रहा है। ये बात समझ में आई। ये जो कंटेंट है ये ऋषिकेश एम्स 2019 के अंदर बहुत डीप पूछा गया है, 3 से 4 क्वेश्चन। समझ रहे हैं बात को, तो ये चीजों को समझ लेना, इसलिए मैंने इसको रखा है। अब इसके बारे में आगे की तरफ नॉलेज से पहले कुछ सेल के बारे में और अपन को नॉलेज होनी चाहिए। ये अपने डिजीज पोर्शन चल रहा है, समझ में आ रही है आपको, थोड़ा सा नॉलेज और ले लेते हैं सेल का। समझ रहे हैं, अपन नॉलेज में क्या बोलते हैं, देखिए ये अपन के पास में फ्लूइड कितना होता है, बॉडी का फ्लूइड कितना होता है, आपको बता रखा है मैंने सारा, नए स्टूडेंट है इसलिए अपन और क्लियर कर देते हैं। बॉडी फ्लूइड कितना होता है, कितना होता है, 60%। किसका, किसका, बॉडी वेट का 60%। ये आपके नॉलेज के लिए, जो नए स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, बॉडी वेट का 60%। अब इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी वेट, बॉडी वेट कितना है, एवरेज बॉडी वेट कितना मानते हैं आप लोग, 70 किलोग्राम। कितना मानते हैं आप लोग, 70 किलोग्राम। और का मतलब अपन रखते हैं गुणा, का मतलब क्या रखते हैं, गुणा या मल्टीप्लाई। और 60% को कैसे सॉल्व करते हैं, 60/100। क्या बोलते हैं आप, 60/100। तो यहां पर आप जब एवरेज इसको सॉल्व करते हैं तो 42 लीटर, या फिर बोलते हैं अपन कितना आता है, 40 लीटर। कितना आता है, टोटल फ्लूइड कितना होता है, 40 लीटर। ठीक है, अब इस फ्लूइड को कंपार्टमेंटों में बांटा जाता है। तो फ्लूइड के कंपार्टमेंट कितने होते हैं साहब, कितने होते हैं फ्लूइड के कंपार्टमेंट, फ्लूइड के कंपार्टमेंट होते हैं 2। कितने होते हैं, 2। एक क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। एक हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट और एक हो गया इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, ये चीजें आगे जो टर्म आएगी वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं भी आपको फिर रिवाइज करवा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो फ्लूइड के कंपार्टमेंट कितने हो गए, 2 हो गए। एक तो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर, जिसे अपन अब आगे के टाइम फ्यूचर में बोलेंगे ECC। क्या बोलेंगे आप इसे, ECC। और इंट्रा सेलुलर का क्या बोलेंगे आप, ICC। क्या बोलेंगे आप, ICC। बड़ा कौन सा होता है, एक्स्ट्रा बड़ा होता है या इंट्रा बड़ा होता है, तो आप बोलेंगे बड़ा होता कौन सा होता है, एक्स्ट्रा। कौन सा होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता है, इंट्रा होता है। समझ रहे हैं आप बात को, मतलब टोटल फ्लूइड का 2/3 भाग, टोटल फ्लूइड कितना है, कितना है टोटल फ्लूइड, 40 लीटर है। इसका 2/3 भाग किसमें पाया जाएगा, इंट्रासेलुलर में। और 1/3 भाग किसमें पाया जाएगा, मान लीजिए इसको 80% कितने किसमें पाया जाएगा,
मान लीजिए 22 या 20% किसमें पाया जाएगा? ये बात समझ में आई? क्लियर समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। इसका मेजर आयन कौन सा है? इसका मेजर आयन कौन सा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर का? इसका मेजर आयन कौन सा है? ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर समझ में आ रही है आपको? अब अगर अपन बात करें कि इंट्रासेल्युलर का कोई भी सब पार्ट नहीं होता है, कोई सब पार्ट या सब डिवीजन नहीं होता है, कोई भी सब पार्ट या सब डिवीजन नहीं होता है, तो किसका होता है? एक्स्ट्रा के सब डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं सर? समझ में नहीं आया? सब डिवीजन का मतलब क्या है बता देते हैं अभी आपको। बस कुछ होता है, सब डिवीजन होते हैं और नहीं होते हैं। तो सब डिवीजन किस में होते हैं? एक्स्ट्रा। किस में नहीं होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं तो आप क्या बोलेंगे, खुद बताएं जरा। कौन कौन से होते हैं बताइए। एक होता है इंटरस्टिशियल। क्या होता है? इंटरस्टिशियल। एक क्या होता है? इंट्रा वैस्कुलर। क्या होता है? इंट्रा वैस्कुलर। एक क्या होता है? ट्रांससेल्युलर। क्या होता है? ट्रांससेल्युलर। ये तीन कंपार्टमेंट किसके भाग होते हैं? एक्स्ट्रा के होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? इंट्रासेल्युलर में कोई भी नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात? अब अपन इसको हिंदी में समझते हैं। हम इसको हिंदी में समझते हैं। सबसे पहला कौन सा बताया मैंने आपको? मैंने बताया सबसे पहला इंटरस्टिशियल। ये रहा इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं दो सेल। कितनी सेल? दो सेल के मध्य पाए जाने वाला फ्लूइड। पाए जाने वाला फ्लूइड ये क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? उदाहरण के लिए ये सेल है और ये भी सेल है। सेल के बाहर क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको? सेल के बाहर मैंने बताया यहां पर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एनी डाउट? ये एक्स्ट्रा सेलुलर बता दिया आपको। सेल के बाहर क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर के भाग के डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा भाग जो दो सेलों के मध्य में आ जाए। ऐसा भाग जो किसके मध्य में आ जाए? दो सेलों के मध्य में आ जाए। सेल के मध्य में आया नहीं आया? इस भाग को क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे आप? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अर्थात इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो एग्जैक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर का ही पार्ट है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एग्जैक्टली एक्स्ट्रा सेलुलर का ही पार्ट। ये बात समझ में आ गई? दूसरे नंबर पे अपन बोलते हैं, दूसरे नंबर पर अपन बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर। क्या बोलते हैं? इसका अर्थ आपको समझना है। इसका अर्थ समझे तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आगे। इंट्रावेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स में पाए जाने वाला फ्लूइड। किसमें पाया जाने वाला? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट या पाए जाने वाला फ्लूइड। एग्जाम्पल के तौर पे अपन बोल दें, एग्जाम्पल के तौर पे बोल दें ब्लड प्लाज्मा। क्या बोल दें अपन इसको? ब्लड प्लाज्मा। यहां समझ में आई कि नहीं आई बात? तो जो आप जिस ब्लड प्लाज्मा की बात करते हो वो कौन सा फ्लूइड होता है? इंट्रावेस्कुलर होता है। कौन सा होता है? और ये किसका पार्ट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर का होता है। किसका पार्ट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर का पार्ट होता है। समझ में आ रही है बात? तो अगर आपसे अगर कोई पूछे कि भाई किसी पेशेंट को एक्सीडेंटल ब्लड लॉस इंजरी हुई है तो आपको कौन सा वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए? इंट्रा बढ़ाना चाहिए, एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को एक्सीडेंटल ब्लड लॉस इंजरी हुई है इसका मतलब क्या होता है? ब्लड लॉस हुआ है। तो कौन सा फ्लूइड बढ़ाओगे? इंट्रा बढ़ाओगे, एक्स्ट्रा बढ़ाओगे? क्यों बढ़ाओगे? क्योंकि एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो इंट्रावेस्कुलर बढ़ेगा, इंट्रावेस्कुलर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई जाएगी। क्या समझ में आ रही? बाद में समझ में आएंगे जब प्रियोरिटी के क्वेश्चंस करेंगे या प्रियोरिटी के फ्लूइड्स पढ़ेंगे कि कौन सा फ्लूइड किस में कैसे चढ़ाना है। समझ में आ रही? इसकी लॉन्ग क्लास होगी, वो उसमें अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। तो यहां पर आपको एग्जैक्ट अर्थ पता चलना चाहिए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। एंड फाइनली क्या होता है? फाइनली होता है ट्रांससेल्युलर। क्या होता है? ट्रांससेल्युलर। ट्रांससेल्युलर का अर्थ क्या होता है? विभिन्न प्रकार की बॉडी कैविटीज, छोटी छोटी जो बॉडी कैविटीज होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे बोले अपन
कि एक बॉडी कैविटी का नाम अपन ने रख दिया प्लूरल कैविटी। क्या रख दिया? एक बॉडी का नाम रख दिया ब्रेन की कैविटी, एक कैविटी का नाम रख दिया जॉइंट की कैविटी। इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांससेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसे? ट्रांससेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो ये आपके सामने एक नॉलेज बनाई, एक बेस बनाया कि इस प्रकार से फ्लूइड होते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। फ्लूइड दो प्रकार के कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और एक होता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का कोई भी सब डिवीजन नहीं होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर का सब डिवीजन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर फ्लूइड कम मात्रा में पाया जाता है, इंट्रासेलुलर में फ्लूइड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर मेजर कैटायन होता है सोडियम और इंट्रासेलुलर में मेजर कैटायन होता है पोटेशियम। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर के सब डिविजन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर के सब डिविजन में होते हैं इंटरस्टिशियल, इंट्रावेस्कुलर और ट्रांससेलुलर। ये बात क्लियर हो गई। एक बार के लिए अपन का माइंड रिफ्रेश हो गया। अब अपन मेन टॉपिक पर आते हैं। अपना मेन टॉपिक क्या है? अपना मेन टॉपिक है बर्न, और बर्न की अपन पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पर अपन देख रहे हैं कि बर्न के पेशेंट के अंदर जैसे ही बर्न साइट के ऊपर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, तो उन केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होने के कारण से सोडियम और पोटेशियम का जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और सोडियम और पोटेशियम साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण से एग्जैक्टली सोडियम कहाँ आ जाता है? सेल के अंदर आ जाता है। और पोटेशियम कहाँ चल जाता है? बाहर चल जाता है। अब आपको पता भी है कि अंदर और बाहर का मतलब क्या है। अंदर का मतलब है इंट्रासेलुलर और बाहर का मतलब क्या है? एक्शन। आपने देखा कि इंट्रासेलुलर में क्या पहुंच गया है? बर्न के बाद में क्या पहुंच गया है? सोडियम पहुंच गया है। इसका मतलब आपको, इसका मतलब अगर अपन बोले जब सोडियम अंदर पहुंच गया है तो सोडियम लव्स ऑलवेज H2O। सोडियम किससे प्यार करता है? H2O से। तो H2O कहां पर आएगा? कहां पर आएगा H2O? प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक, बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। H2O कहां पर आएगा? इंट्रासेलुलर में आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब ये चित्र आपसे ऋषिकेश एम्स के एग्जाम में पूछा गया। ये चित्र पूछा गया आपसे कि बर्न के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। समझ में आ रही है? आप क्वेश्चन देखेंगे जब आपको मिलेगा, क्वेश्चन सेशन में रखेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसा चित्र नहीं रखा गया एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछा गया बर्न के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। समझ रहे हैं? अब ये जो बनाया है इसको ही अपन को लिखना है। ये जो बनाया है इसको ही अपन को लिखना है। समझ रहे हैं बात को? अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखो, कंसेप्ट को ढंग से समझना है। ये क्या है? सेल। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बताएं जरा? है सोडियम। सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है? पोटेशियम। यही तो डायग्राम बनाया था मैंने पीछे। और एक और चीज बताई मैंने कि सोडियम लव्स H2O। जहां सोडियम होगा वहां पर कौन होगा? H2O होगा। तो यहां पर क्या लिख दिया? H2। इस डायग्राम के आधार पे आप कॉम्प्लिकेशंस को राइट डाउन करने की कोशिश करें। एक बार सोचे क्या हुआ। कोई भी स्टूडेंट बताएं इसमें आप क्या बोलोगे? क्या हुआ आप बताएं? हैं? एडीमा हुआ इससे? ठीक है। एक स्टूडेंट ने बोला एडीमा हुआ। क्या बोला? एडीमा। ठीक है। सोचो कि ये लिखा मैंने आपके सामने एडीमा। मैं आपको हर चीज बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं ताकि आप माइन्यूट गलतियां करना बंद कर दें। एडीमा किसे कहते हैं? एक्यूमुलेशन, बीच में नहीं बोलेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, नॉर्मल या एबनॉर्मल? एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड। क्या? एबनॉर्मल फ्लूइड। कहां पर? कहां पर? इन इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस कंडीशन आर कॉल्ड एडिमा। फ्लूइड कहां पर इकट्ठा हो रहा है? इंटरस्टिशियल किसका पार्ट है? एक्स्ट्रा सेलुलर का भाग है। फ्लूइड कहां पर इकट्ठा कर रहे हैं आप? इंट्रा में कर रहे हैं। तो आप क्या एडिमा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। समझ रहे हैं? अपने आप समझे, मेरे से घबराए नहीं। एग्जैक्ट पॉइंटों को पकड़ने की कोशिश करें क्योंकि अब वक्त है आपका खतरनाक एग्जाम का, नॉर्थ सेट का। समझ रहे हैं? तो जब एमसीक्यूज देखेंगे जब आपको पता चलेगा अच्छा ये है। देखने में सब एक जैसे लगेंगे, कॉन्सेप्टों को क्लियर करना जरूरी है। तो यहां पर आपने देखा कि एडिमा तो बैठा ही नहीं जो आपने बोला। तो अपन इस चित्र को कैसे लिख सकते हैं? इस चित्र को बोलेंगे सबसे पहली बात कि फ्लूइड कहां पहुंच गया है? इंट्रासेलुलरली पहुंच गया। तो आप यहां पर एक वर्ड लिखेंगे
कि इंट्रासेलुलर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। इंट्रासेलुलर वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा या घटा? बढ़ गया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्यों बढ़ गया? क्यों बढ़ गया? तो आपको एक क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है और पूछने के चांसेस भी हैं। यहां पर लिख दीजिए शिफ्टिंग ऑफ, हर चीज पता होनी चाहिए, शिफ्टिंग ऑफ सोडियम फ्रॉम कहां से कहां? शिफ्टिंग ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर। यहां बात समझ में आई? अब दूसरा क्या देखने को मिला, अपने आप बताओ। एक ऑप्शन ये मिल गया आपको, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम घट गया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम बढ़ा या घटा? घट गया। क्यों घटा साहब, बताएं जरा। वो ही बात लिख दीजिए, शिफ्टिंग ऑफ क्या, सोडियम फ्रॉम ECC टू, ये तो बहुत अच्छी तरीके समझ में आ रहा है। समझ में आई? A B, और लास्ट में जाकर के तीसरा पॉइंट देखें। तीसरा क्या हुआ बताएं जरा, क्या हुआ? क्या हुआ? हाइपर, मतलब बर्न के पेशेंट को क्या हो गया? अब बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आई? अब नीचे लिख देंगे ऑल अबव। तो क्या करेंगे आप? ऑल अबव। हाइपर कैलेमिया हुआ आपके सामने, समझ में आई? क्लियर हो रही है बात? इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन लिखी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। क्या बोलते हैं इसे? हाइपोवोलेमिया। अब कोई डाउट है आपको क्यों बोला इसको हाइपोवोलेमिया? क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर का कौन सा पार्ट घटा? इंट्रावेस्कुलर घटा। कौन सा घटा? एनी डाउट? अब समझ में आ रही है ना? क्लियर है? इंट्रावेस्कुलर में, इंट्रावेस्कुलर द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर, और वो वाला वॉल्यूम क्या हो गया? तो तीन कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने देखने को मिले, इंट्रासेलुलर वॉल्यूम का बढ़ना, एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम का घटना, और हाइपर कैलेमिया। तो यहां पर आप इस चीज को याद रखेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म आपके सामने जो पूछी जाएगी वो होगी फर्स्ट 24 आवर। क्या होगा? फर्स्ट 24 आवर क्या होगा? तो आप बोलेंगे साहब फर्स्ट 24 आवर आफ्टर बर्न। यहां पर यह लिख लीजिए आफ्टर बर्न। क्या होगा आप खुद ब खुद बोल सकते हैं सर, हाइपोवोलेमिया एंड हाइपर कैलेमिया। ठीक है? अगर आपके पास में ये एमसीक्यू नहीं मिले कि सोडियम और पोटेशियम का साइकिल बिगड़ गया या शिफ्टिंग ऑफ सोडियम फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर टू इंट्रासेलुलर, तो फिर आपको एमसीक्यू में क्या मिलेगा? क्योंकि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पर रेशनल पे रेशनल पूछता है, क्यों भी पूछता है, कैसे भी पूछता है। तो यहां पर आप बोलेंगे लॉस ऑफ कैपिलरी परमेबिलिटी। क्या बोलेंगे आप? लॉस ऑफ कैपिलरी परमेबिलिटी। अर्थ समझते हैं आप लोग इसका? समझते हैं नहीं समझते हैं? ये आर्टरी, आर्टीरियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, वेन। कैपिलरी की परमेबिलिटी लॉस हो गई, फ्लूइड कहां पर चल जाएगा? लीक हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या हो जाएगा? एडीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और वो एडीमा होगा इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। समझ में आ रही है बात को? बर्न का पेशेंट होता है, सूजा हुआ होता है नहीं होता हर जगह से? सूज नहीं जाता, अरे स्वेलिंग नहीं हो जाती। बर्न का पेशेंट पे स्वेलिंग नहीं देखी कभी? फेस पे, हाथ पे जबरदस्त तरीके से सूज जाता है। सूजता है नहीं सूजता? क्यों सूजा? क्योंकि फ्लूइड लीक होके कहां चला गया? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला गया। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ? हाइपोवोलेमिया एंड, ठीक है, ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या कर दिया? फ्लूइड स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया?
फ्लूइड स्टार्ट कर दिया तो नेक्स्ट कंटेंट बनेगा 24 to 48 आवर। क्या बनेगा? फ्लूइड स्टार्ट करने के बाद में क्या बोलेंगे? बोलेंगे हाइपरवोलेमिया। क्या? हाइपरवोलेमिया एंड हाइपोकैलेमिया। हाइपरवोलेमिया एंड क्योंकि आपने फ्लूइड क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया है। तो पहले क्या होगा? हाइपरवोलेमिया होगा। पहले हाइपोवोलेमिया था, फिर फ्लूइड चढ़ाओगे तो फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइपरवोलेमिया। तो पहले 24 घंटे में हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरकैलेमिया, और उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ? मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ? क्या हुआ? हाइपोवोलेमिया हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और हाइपोवोलेमिया के संग में क्या हुआ? एडीमा हुआ। कोई डाउट है क्या आपको? किसी को समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है, हाइपोवोलेमिया हुआ। अब ये ब्लड वॉल्यूम घट गया है। क्या बोलते हैं हाइपोवोलेमिया को? ब्लड वॉल्यूम घट गया है। अब जो हृदय होता है वो पूरे ब्लड के अंदर क्या करता है? ब्लड को पंप करता है विभिन्न वाइटल ऑर्गन्स में, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट, ब्रेन और किडनी। तो क्या किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी हाइपोवोलेमिया में? घटेगी। तो यहां पर अपन बोलते हैं हाइपोवोलेमिया के कारण से क्या होगा? डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई। क्या? डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई। कहां पे? टू किडनी। क्या? किडनी। अब किडनी की तरफ जब ब्लड कम जाएगा तो किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को छानने का, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो क्या किडनी ब्लड को छान पाएगी? नहीं छान पाएगी पूरे ब्लड को, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम घट गया। और जब किडनी पूरे ब्लड को प्यूरिफाइड नहीं कर पाएगी तो इस कंडीशन को बोलेंगे जीएफआर का घटना। क्या बोलेंगे आप? जीएफआर का घटना। मतलब ब्लड सप्लाई प्रॉपर किडनी की तरफ नहीं होने के कारण से क्या होगा? जीएफआर घट जाएगा। और जब जीएफआर घट जाएगा तो क्या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेट्स बाहर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? एक्यूमुलेशन ऑफ, क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि जब एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होने लग जाए तो वो व्यक्ति किस पे लीड कर रहा है? तुरंत बोलेंगे आप। मतलब क्या हो रहा है? ARF हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब कोई पेशेंट है जिसको क्या हुआ है? जिसको बर्न हुआ है और बर्न को ट्रीट नहीं किया तो उसको क्या हो जाएगा? किडनी खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किडनी खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? यहाँ पर भी शिफ्ट ऐसे चिपक चिपक के बैठने से बढ़िया खुले खुले बैठो आराम से। चार चार पे क्यों बैठे? सही है गलत है? आराम से बैठा करो खुले में। क्या दिक्कत है? हैं? वेरी गुड अरेंजमेंट। टॉपिक पे ध्यान दें थोड़ा सा। है तो बर्न के कारण से मैंने किडनी खराब करके दिखा दी। समझ रहे हैं आप बात को? चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब अपन करते हैं कि जब किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हुआ है, किस कारण हुआ है? बर्न के कारण से, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, नहीं होगी? तो यहां पर अपन ने लिख दिया कि गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग में ब्लड सप्लाई कम। क्या लिखा अपन ने? गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग में क्या होगी? ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। और जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, जब ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा? गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग में इरोजन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? ये गैस्ट्रिक की म्यूकोसल लाइनिंग है और ये इसके सबसे ऊपर वाली म्यूकोसल लेयर है, और ये म्यूकोसल लेयर में एक उभार पैदा होगा। उभार को क्या बोलते हैं? इरोजन। क्या बोलेंगे आप? इरोजन। ये उभार पैदा होगा। समझ में आ रही बात? ये उभार पैदा होगा। और गैस्ट्रिक रीजन में क्या पाया जाता है? HCl। क्या पाया जाता है? अब ये उभार होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्सर। क्या हो जाएगा? अल्सर। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कहाँ पर अल्सर होगा? सिर्फ उभार पे ही होगा, अगल बगल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? म्यूकस प्रेजेंट है जो HCl को म्यूकोसल लाइनिंग से टच नहीं होने देगा। लेकिन जहां पर उभार पैदा हो गया वहां पर म्यूकोसल लाइनिंग किससे आगे बढ़ गई? म्यूकस ग्लैंड से आगे बढ़ गई। तो वहां पर किसके कांटेक्ट में आ जाएगी? HCl के। HCl जला देगा। जला देगा मतलब परफोरेट कर देगा, अल्सर कर देगा।
इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं अपन इसे? पेप्टिक अल्सर नहीं बोलते, इसे अपन बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। क्या बोलते हैं अपन इसे? कर्लिंग अल्सर। इसको अपन ने बोला कर्लिंग अल्सर। दो दो नाम होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये इसे अपन ने बोल दिया कर्लिंग अल्सर या फिर CURLING। कल को कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कल को कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि बर्न के पेशेंट में, क्या पूछेगा आपसे? बर्न के पेशेंट में, बर्न के पेशेंट में पाए जाने वाले अल्सर का नाम बताओ। बर्न के पेशेंट में पाए जाने वाले अल्सर का नाम बताओ, तो क्या बोलेंगे? कर्लिंग अल्सर। क्यों अल्सर पैदा हुआ? क्योंकि जब बर्न के कारण से हाइपोवोलेमिया हुआ तो गैस्ट्रिक रीजन की तरफ ब्लड सप्लाई बाधित हो गई, जिससे गैस्ट्रिक रीजन की म्यूकोसल लाइनिंग पे इरोजन पैदा हुआ। इरोजन का मतलब उभार पैदा हुआ, और वो इरोजन किसके कांटेक्ट में आया? HCl के कांटेक्ट में आया, तो क्या बना? अल्सर बना। इस अल्सर को क्या बोला? कर्लिंग अल्सर। यह बात समझ में आई? मतलब एक तरफ गैस्ट्रिक रीजन भी खराब हो गया, एक तरफ क्या खराब हो गई? किडनी खराब हो गई। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? ब्लड सप्लाई घटेगी, क्योंकि हाइपोवोलेमिया हो रहा है। हाइपोवोलेमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि बर्न हुआ है। अब जब ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई घटती है तो इसको बोलते हैं अपन इस्चेमिक अटैक ऑफ ब्रेन, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक ऑफ ब्रेन। और उसका कारण क्या हुआ? एग्जैक्टली बर्न। क्या हुआ? बर्न हुआ। बर्न के कारण हाइपोवोलेमिया हुआ और ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई घटी। इसको अपन जैसे